Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of Indian economy, today we will study inflation chapter. शुरुआत करते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन डेफिनेशन के साथ. तो इन्फ्लेशन लेमेंस के टर्म के लिए यानी कि आम इंसान के लिए आम आदमी क्या मानता है इन्फ्लेशन इज अ प्राइस राइज. इन्फ्लेशन क्या है? भाव बढ़ना है. किस तरीके से? सपोज पहले 2019 के अंदर आपको $5.99 के अंदर इतना बर्गर मिल जाता था. आज के समय पर उसी रेट के अंदर छोटा बर्गर मिल रहा है. अगर आज की डेट में यही साइज़ का बर्गर अगर किसी को देना है तो वो पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली मोर देन $5 or $6, यानी कि आप मान लो ₹9 ₹10 या $9 $10. क्लियर? तो या तो रेट बढ़ा देगा या तो साइज कम कर देगा. पार्ले जी का एग्जांपल ले लेते हैं. ₹5 का पार्ले जी पहले भी आता था, अभी भी आता है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में आपको डिफरेंस पता है किस तरह से होता है. तो जो वैल्यू फॉर मनी बाय जो प्रोडक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन के कारण क्या है, क्या क्या कॉजेज है, और इसी कॉज को हम लोग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ भी कॉज बेस्ड आधार पर. तो कॉजेज के आधार पर मेजरमेंट या कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, तो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फैक्टर कौन कौन से हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में और भाव बढ़ जाता है. तो जब वो सपोज आउटपुट डिक्लाइन हो जाता है यानी कि टोटल अवेलेबल स्टॉक कम हो जाता है या तो प्रोडक्शन कम हो जाता है और डिमांड उतनी ही रहती है तो भाव बढ़ जाता है. किसी की इनकम बढ़ जाती है तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगा, तो वो एक्सपेंडिचर पावर होगा तो वो बोलेगा कि मैं ज़्यादा में भी दूंगा, तो इस तरह से और रेट इंक्रीज़ हो जाता है. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी की वजह से भी. जैसे कि लॉकडाउन के अंदर एसेंशियल कमोडिटी का कई सारे लोगों ने होर्डिंग किया था अपने घर के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में उस एसेंशियल कमोडिटी खाने पीने की चीज़ों की कमी आ गई थी और रेट बढ़ गए थे. और कुछ लोग जो अल्कोहल है, टोबैको, गुटखा वगैरह का ब्लैक मार्केटिंग भी करते थे. तो इन सब की वजह से क्या होता है, रेट बढ़ जाता है. फिर एसेंशियल कमोडिटी का एक्सपोर्ट बढ़ा देना. सपोज हाइड्रोक्लोरोक्विन का जब हम लोग लॉकडाउन की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट किया था, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके किया था. अगर सपोज डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को स्टॉक करके या फुलफिल ना करके उसको एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाता तो हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो रेट इंडिया के अंदर बहुत बढ़ जाता. फिर हाई इनफ्लो फॉरेन करेंसी के कारण भी जो है रेट बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है. फिर नेचुरल कैलेमिटीज़. नेचुरल कैलेमिटीज़ में जैसे कि केरला में अभी रिसेंटली हुआ था, फ्लड आया था, तो उस समय पर क्या हुआ था कि पेपर के जो रेट है वो बढ़ गए थे. जो आपके जेरोक्स वाले पेपर आते हैं या प्रिंट वाले, उसके रेट बढ़ गए थे. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि नेचुरल कैलेमिटी में क्या होता है. नेचुरल कैलेमिटी में और क्या हो जाता है, सपोज किसी XYZ जगह पर बाढ़ आ गई तो वहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो गया, चीज़ें वहाँ पर कम हो गई, यानी कि जो अवेलेबल स्टॉक था वो कम हो गया. उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि सामने चीज़ नहीं है तो भाव बढ़ जाएंगे. फिर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी यानी कि सस्ते दाम पर लोन मिल जाने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है और ओवरऑल क्या हो जाता है, हाथ में पैसा होगा, इनकम होगी तो वो भी भाव बढ़ेंगे. हाई ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी की वजह से भी रेट और डिमांड बढ़ जाती है अलग अलग चीज़ों की. और फाइनेंशियल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट अगर होगा, मतलब सरकार का कर्जा ज़्यादा होगा तो भी जो डिमांड है वो बढ़ के आ जाएगी, बिकॉज सरकार क्या करेगी, उस तरीके का जो सब्सिडी देना बंद कर देगी और जो टैक्स बेनिफिट वगैरह है तो उन सब में क्या कर लेगी कि अपना एक्सपेंडिचर कम कर लेगी, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी अदर चीज़ों की. फिर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इंक्रीज इन कॉस्ट इन इकोनॉमी के कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्यों कॉस्ट की वजह से भाव बढ़ जाते हैं. तो वेजेस का बढ़ना, रॉ मटेरियल के भाव बढ़ने से, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से, इंपोर्टेड इनपुट के भाव बढ़ने से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव बढ़ने से, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो और गुड्स और सर्विसेज के भाव बढ़ जाएंगे. फिर स्ट्रक्चरल बॉटलनेक होगा, यानी कि पावर का शॉर्टेज हुआ, पावर कट हुआ, या तो ट्रांसपोर्टर ने स्ट्राइक कर दी या तो खुद एम्प्लॉयज़ ने अंदर स्ट्राइक कर दी कंपनियों में. तो इन सब की वजह से भी क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा या तो प्रोडक्शन में जो इनपुट कॉस्ट लगता है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कि भाई फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री गेट के अंदर
कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से प्रोडक्ट या सर्विस के भाव बढ़ गए और इसलिए बाहर हाई रेट पर बिक रहे हैं। क्लियर। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड के आधार पर कब कब किया जाता है। तो पहला है एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट। तो ये 52 वीक्स का एवरेज निकाला जाता है, एक साल में 52 वीक्स होता है, उनका एवरेज निकाला जाता है इन्फ्लेशन रेट को काउंट करने के लिए, और ये साल के अंत में अवेलेबल किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है या तो प्रेजेंट किया जाता है। फिर पॉइंट टू पॉइंट सेकेंड टाइप का है, पॉइंट टू पॉइंट एनुअल इन्फ्लेशन रेट। इसमें क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर वीक ऑफ लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन रेट को सेम वीक ऑफ करंट ईयर के प्राइजेस के साथ मैच किया जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है, ताकि पता चले कि मौजूदा साल में कितनी महंगाई है या नहीं है। से फॉर एग्जांपल हम लोग जुलाई के वीक की बात करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 ले लो, तो 2019 का फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को देखा जाता है कि उस समय पर इन चीज़ों के रेट कितने थे और आज सेम पीरियड के अंदर क्या रेट है, जिससे हमें इन्फ्लेशन का आइडिया आ जाता है। तीसरा है रेट के आधार पर। तो इन्फ्लेशन को प्राइस इंडेक्सेस के द्वारा भी मेजर किया जाता है, और कई सारे इंडेक्सेस हमारे पास है जो हम लोग बनाते हैं, और इन सब का बेस ईयर हम लोग एज 100 कंसिडर करते हैं। भारत के अंदर WPI, CPI, PPI और SPI जैसे इंडेक्स को बनाया जाता है। एक कॉमन फीचर जो इन सारे इंडेक्स का है वो ये है कि इसमें बेस ईयर का यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलर एक ईयर होता है वो एज अ रेफरेंस ईयर यूज़ किया जाता है, ताकि प्राइस राइज को कैलकुलेट किया जा सके उस पर्टिकुलर ईयर का। अब बेस ईयर क्या होता है उसके बारे में मैंने GDP वाले वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, WPI क्या होता है। तो इंडिया के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है जनरल प्राइस राइज के या किसी भी कमोडिटी के, वो मेजर किया जाता है WPI की मदद से। जो पहला इंडेक्स बना था होलसेल प्राइस कमोडिटी का या तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का इंडिया के अंदर, वो फर्स्ट वीक ऑफ 10th जनवरी वाला वीक है 1942 का, तब से शुरू हुआ था। कौन पब्लिश करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये पर्टिकुलर ऑफिस अंडर दिस डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर WPI को हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट भी बोला जाता है, और ये जो WPI है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अकाउंट नहीं करती, काउंट नहीं करती, जो कि 35% का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जनरेट करके देता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर जो कॉटेज इंडस्ट्री या घर बैठे उद्योग या तो छोटे मोटे जो मैन्युफैक्चरिंग करके अपना गुजारा करते हैं, वो सारा 35% का ऐसा मार्केट है जो काउंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, न्यू सीरीज ऑफ WPI। तो इन्फ्लेशन डेटा को और भी ट्रांसपेरेंट और अपडेटेड बनाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बिठाया गया था, ताकि WPI के नंबर्स को रिवाइज किया जा सके, और ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर प्रोफेसर अभिजीत सेन के चेयरमैनशिप के अंदर बनाया गया था, और उन्होंने नई WPI सीरीज के ऊपर काम किया था कि क्या क्या चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं। फिर CPI क्या होता है, तो ये 2012 में शुरू हुआ था, 2012 को बेस ईयर को लेकर। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इन्फ्लेशन है मेजर करना रिटेल प्राइसेस के अंदर या तो कंज्यूमर प्राइस के अंदर, और इसी पर्पस के लिए मार्केट प्राइस उठाए गए 200 कमोडिटी के जो घर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उन सब का एवरेज प्राइस निकाला गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट वाज परचेस्ड बाय हाउस होल्ड, और इनका एवरेज निकाल के CPI को मेजर किया गया। इन कमोडिटीज़ के अंदर कई सारी डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी रहती है कंजम्पशन बास्केट को लेकर, अलग अलग सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर को लेकर। सपोज अगर लो इनकम ग्रुप वाला सेगमेंट है तो वो रोटी और चावल या सब्जियों के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेगा। ज़्यादा अमीर है तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा में उसका खर्चा पिज्ज़ा और उन सब पर होगा। क्लियर। ये मंथली बेस पर अनाउंस किया जाता है CSO के द्वारा, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो MOSPI के अंदर है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। फिर आता है CPI ओल्ड सीरीज। ये डियरनेस अलाउंस को डिसाइड करने के लिए बनाया जाता है सरकारी एम्प्लॉयज़ का, और उसके साथ साथ लेबर्स का मिनिमम वेजेस भी डिसाइड किया जाता है CPI के सीरीज के आधार पर, पुरानी सीरीज के आधार पर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए गुड्स एंड सर्विस दोनों को लिया जाता है, मंथली बेस पर यह काउंट किया जाता है। हर महीने के आखिरी शनिवार को इसका रिपोर्ट आता है, लेबर ब्यूरो बनाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। कौन कौन से CPI तैयार होते हैं ओल्ड सीरीज के अंदर, तो CPI AL, RL, IW और UNME। एक एक करके सारा देख लेते हैं। उससे पहले आप ये टेबल देख लीजिए। इस टेबल के अंदर अब तक जो हमने देखा उसका पूरा एक ओवरव्यू है कि कौन कौन सा इंडेक्स है। सपोज WPI है, CPI न्यू और CPI ओल्ड। WPI को कौन निकालता है,
सीपीआई ऑल अर्बन रूरल को, नई सीपीआई सीरीज को कौन निकालता है, सीएसओ, और पुरानी सीरीज को कौन निकालता है, तो लेबर ब्यूरो। बेस ईयर रिस्पेक्टिवली सबका दिया है 2011-12, 2012 और 1986-87 एंड सीपीआई डब्ल्यू क्या 2001। कितनी कॉमोडिटीज इसके अंदर आती है डब्ल्यूपीआई के अंदर, तो 697 कॉमोडिटीज आती है, और ये हमेशा जब भी रिव्यू होती है तो बदलती रहती है। इस 697 कॉमोडिटी को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग होता है प्राइमरी आर्टिकल्स का। प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर जो हम लोग डायरेक्ट खाने पीने की जो चीज़ें होती है, जो नेचर से उठाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट आते हैं। 102 जितने प्रोडक्ट यहाँ से है। फिर आता है फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी सेकंड नंबर में, और अंत में आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉमोडिटीज़। क्लियर। डब्ल्यूपीआई के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉमोडिटी को, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को लेकर। और सीपीआई न्यू इंडेक्स के अंदर जो रिटेल प्राइस काउंट करता है, 448 आर्टिकल्स यानी कि कॉमोडिटी लिए रूरल में से, 460 लिया है अर्बन में से। सीपीआई एएल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो 1986-87 बेस ईयर इसमें गिना जाता है। मंथली फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काउंट किया जाता है 3 हफ्ते के लैग के साथ, अगर हम एनुअली इसको कंसिडर करें तो। ये मिनिमम वेजेस जो एग्रीकल्चर लेबर के है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, उसको रिवाइज करने के लिए यूज़ में किया जाता है, और इसी के आधार पर मनरेगा का रेट भी डिसाइड होता है। लेबर ब्यूरो इसको कंपाइल करता है एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए सिंस सितंबर 1964, और उस समय पर बेस ईयर था 1960-61, एज अ 100 कंसिडर करते थे। ये रिलीज किया जाता है हर महीने की 20 तारीख को। अगला है सीपीआई आरएल यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर्स। इसका बेस ईयर है 1986-87, एज अ 100 कंसिडर किया जाता है। इसका जो भी राइज एंड फॉल होता है इंडेक्स का, वो वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मंथली फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये अकाउंट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है 3 हफ्ते के टाइम लैग के साथ, अगर हम लोग एनुअली कंसिडर करें तो। फिर सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये एम्प्लॉयज़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके डियरनेस अलाउंस को डिसाइड करने के लिए यूज़ में किया जाता है। बैंक्स और एम्बेसीज के एम्प्लॉयज़ के अलावा वाले एम्प्लॉय, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनियां हुई या तो कोई अधिकारी हुए, उन सब की। 2011-12 इसका बेस ईयर है, 1 महीने का फ्रीक्वेंसी है, और टाइम लैग है 1 महीने का एनुअल कंसिडर करें तो। लेबर ब्यूरो इसको बनाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के वेजेस और सैलरी इस पर आधार है, और डीएनएस अलाउंस साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है। फिर सीपीआई यूएनएमई यानी कि अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, इसको प्रिपेयर किया जाता है डीएनएस अलाउंस डिसाइड करने के लिए बैंक्स और एम्बेसीज जैसे संस्थाओं के एम्प्लॉयज़ के लिए। 1984-85 बेस ईयर है। मंथली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है 2 हफ्ते के टाइम लैग के साथ। इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कैपिटल गेन को डिटरमाइन करने के लिए भी ये सीपीआई यूएनएमई यूज़ किया जाता है, और सीएसओ भी इसका उपयोग करता है। तो इनकम टैक्स एक्ट और कैपिटल गेन क्या होता है, ये हम लोग जब टैक्सेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। क्लियर। सीपीआई न्यू सीरीज के अंदर 2011 में शुरू हुआ था। ये सीएसओ क्या कर रहा है, सीपीआई को रिवाइज करके न्यू सीरीज लेके आया, और इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर लेके आया, सीपीआई अर्बन, रूरल और अर्बन प्लस रूरल यानी कि कंबाइन। कंबाइन में क्या होता है कि दोनों के ही डेटा को ऐड किया जाता है और एक अप्रोप्रिएट वेटेज के साथ और काउंट किया जाता है। जब सीपीआई को डब्ल्यूपीआई से कंपेयर करते हैं तो सीपीआई के अंदर लार्जेस्ट वेटेज दिया हुआ है प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर 57% का। तो अगर फूड इन्फ्लेशन देखना है कि भाई खाने पीने के अंदर कितनी महंगाई है, तो सीपीआई को हम लोग कंसिडर करेंगे, बिकॉज इस डब्ल्यूपीआई के कंपेयर में सीपीआई के पास प्राइमरी आर्टिकल का वेटेज ज़्यादा है, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 20% का ही वेटेज दिया हुआ है। न्यू इंडेक्सेस की बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय पर आ जाए। उसमें पहला है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यूएसए के अंदर ऑलरेडी ये यूज में है। ये मेजर करता है इन्फ्लेशन को इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ही, ताकि रॉ मटेरियल को लेकर अगर भाव बढ़ा है तो यहाँ पर अकाउंट किया जा सके कि एग्जैक्टली भाव क्यों बढ़ा है, रॉ मटेरियल या कोई और कारण है। फिर आता है एसपीआई सर्विसेज प्राइस इंडेक्स। तो जिस तरह से इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी के अंदर, तो इस तरह का जो इंडेक्स है वो प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ताकि उस सर्विस की वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएशन को ट्रैक किया जा सके, उसके भाव को। एसपीआई को रिकमेंड किया था अभिजीत सेन की कमेटी ने, जो चेयरमैन थे वर्किंग ग्रुप के, और सेम चीज़ को रीइटरेट किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के द्वारा, जो सी रंगराजन के अंडर में थी। जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर,
उनके साथ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट, ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स बनाने के ऊपर काम कर रही है, ताकि हर एक सेक्टर का एक स्पेसिफिक इंडेक्स बनाया जाए, ताकि उस हर एक सेक्टर का फ्लक्चुएशन जो है वो देखा जा सके, ट्रैक किया जा सके। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक से डेफिनेशन है, जल्दी से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है कि जो डेली डे टू डे हम लोग इवेंट्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ करते हैं, दूध, अंडे वगैरह वगैरह, ब्रेड, तो उनमें अगर फ्लक्चुएशन आता है तो वो सब किस में आएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर। क्लियर, इसलिए इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोला गया है। फिर आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है इन्फ्लेशन का, जो डे टू डे इवेंट से अलग है। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटीज़ को रियलाइज कर सकते हैं और इन्फ्लेशन ट्रेंड कितना रहा इकोनॉमी के अंदर वो आपको कोर इन्फ्लेशन बताएगा। अब कोर सेक्टर कौन कौन से इकोनॉमी के अंदर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एनर्जी वगैरह वगैरैरह रहता है, टोटल 7 से 8। और कुछ गुड्स एंड कमोडिटीज़ जो कोर सेक्टर के अंदर है वो डिसाइड उन वैसे गुड्स एंड कमोडिटी को रखा गया है जिनका जो प्राइस है वो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, इसलिए ये कोर इन्फ्लेशन है, क्योंकि ये पूरा इकोनॉमी डिसाइड करता है। फिर आता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, इसको रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन भी बोला जाएगा। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा या तो रेशनिंग लाइक एफर्ट्स के द्वारा, ताकि इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रोसेस हम लोग करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म या रेशनिंग लाइक एफर्ट से, तो उसको बोला जाता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। फिर आता है ओपन इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन बियॉन्ड द कंट्रोल चला जाता है तो उसको बोला जाता है ओपन इन्फ्लेशन। फिर ब्रांडेड इन्फ्लेशन। तो जब प्राइस राइज होता है ब्रांडेड चीज़ों के अंदर उसको बोला जाएगा ब्रांडेड इन्फ्लेशन। ब्रांडेड इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आपको हर एक बुक में और वेबसाइट्स के अंदर अलग अलग दिखेगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये वाली ले रहे हैं। प्रोटीन इन्फ्लेशन, यानी कि प्रोटीन जिससे खाने की, जो भी खाने की चीज़ से प्रोटीन मिलता है आपको, अगर उसका भाव बढ़ता है जैसे कि दालें, अंडे वगैरह वगैरह, तो उसको बोला जाता है प्रोटीन इन्फ्लेशन। फिर क्रिपिंग इन्फ्लेशन। तो जब एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 1% हो और वो रिलेटिवली स्मॉल कदम से बढ़ रहा हो, ठीक है, जो आगे जाके एक बड़ा असर कर सकता है, उसको बोला जाता है क्रिपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि धीरे धीरे आगे आ रहा है। फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है बहुत ही मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट है, जो काफ़ी ज़रूरी है एक हेल्दी इकोनॉमी को दर्शाने के लिए। आइडियली ये होता है +or-4, ठीक है। तो 4 के अंदर सपोज 4% का इन्फ्लेशन है तो +2 होकर 6 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 होकर 2 हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 2 से 6 के बीच में अगर इन्फ्लेशन वेरी कर रहा है तो वो एक अच्छा है फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। फिर रनिंग इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन 10% हो गया सपोज, तो उसको बोला जाएगा रनिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि 10 to 99% अगर भाव बढ़ा है उसको बोला जाता है उस केस में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। उससे भी ज़्यादा गैलोपिंग में बोला जाएगा 100%, 200%, यानी कि डबल ट्रिपल डिजिट के अंदर भाव बढ़ रहे गुड्स एंड सर्विसेज के, तो काफ़ी ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमी के अंदर और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकती है। ऐसी कंडीशन को गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है। अंत में है रन अवे इन्फ्लेशन, यानी कि ये लास्ट स्टेज है गैलोपिंग इन्फ्लेशन का, यानी कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, ये बियॉन्ड दी कंट्रोल चला गया है। अब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो महंगाई बढ़ने का इम्पैक्ट आपको लगता है सिर्फ नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में क्रेडिटर्स जो है उनको नुकसान होगा, बिकॉज वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर उन्होंने पैसा दिया हुआ है और इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी ताकि मार्केट से कोई पैसा ना उठाए, तो उसकी कमाई कम होगी, बिकॉज अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, उसने पहले से सस्ते दाम में दिया। उसके अलावा उसके खुद के पास लिक्विडिटी नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन के टाइम पर उसको भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का वो हैम्पर्ड हो सकता है अगर गैलोपिंग जैसी या रन अवे या ऐसी सिचुएशन आई तो। इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगा, बिकॉज मंदी माहौल है, भाव बढ़े हुए हैं, चीज़ें महंगी हो गई है, लोग खरीद नहीं रहे, या तो ठीक है इस तरह की सारी चीज़ें हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज करेगा, होगा नहीं। पुअर पीपल या तो फिक्स्ड इनकम क्लास वाले जो सोसाइटी के लोग हैं
उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उनकी इनकम तो फिक्स है, या तो पुअर लोगों की मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है। ऐसे में अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके बाद में भी कई सारे प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है। फिर फोर्स्ड सेविंग की हैबिट पड़ जाती है लोगों की कि भाई बचत करनी चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन के समय पर या इस तरह का अगर आगे जाकर टाइम आए तो हमारी सेविंग हमारे लिए काम आ सकती है। फिर जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है वो भी कम हो सकती है, यानी कि रुपये के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से आपको रुपए ज़्यादा देना पड़े, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा अगर आप इम्पोर्टेड आइटम खरीद रहे हो तो। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि उसको कंट्रोल नहीं किया तो स्पाइरल तरीके से जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का। इसके अलावा जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। पॉजिटिव को डिस्कस करें, काफ़ी कम है और स्पेसिफिक है, होलिस्टिकली सारे सोसाइटी के लिए काम नहीं आ रहा है यहाँ पर। पहला तो डेटर्स को बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि जिसने कर्जा लिया हुआ है, क्योंकि उसको सस्ते दाम पे पहले से ही उसने लोन लिया हुआ है, उसके पास लिक्विडिटी भी है सर्वाइव करने के लिए। प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के माहौल के अंदर वो अपना पैसा कमा लेगा, ऐसा बोल के कि महंगाई ऑलरेडी इतनी है तो वो अपना दाम बढ़ा के कमा लेगा। सिमिलर तरीके से शॉपकीपर भी अपना प्रॉफिट अर्न करेगा ज़्यादा। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से हर किसी को यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ये है इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। पहला है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स सरकार के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। इसमें सरकार सादा सब्सिडी देती है, या रेट ऑफ टैक्स को घटा देती है, या तो प्रोडक्शन को एनकरेज करने का प्रोत्साहन देती है। अब जैसे कि हमारा रिसेशन अभी चल रहा है, ग्रोथ इतनी नहीं है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए हैं अभी लॉकडाउन के बाद, तो सरकार बार बार बोल रही है कि मेक इन इंडिया करिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करिए, ठीक है, लोकल प्रोड्यूस करिए, ताकि बाहर से इंपोर्ट कम हो, खर्चा हमारा कम हो जाए। उसके अलावा सरकार सब्सिडीज़ दे रही है कई सारी, कम ब्याज में लोन भी दे रही है। तो ये सब सरकार कर सकती है अपने फिस्कल मेजर्स के तरीके। फिर आता है मॉनेटरी मेजर। इसमें आरबीआई कई सारे स्टेप्स लेती है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देना। अगर ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग पैसा नहीं लेंगे, लोग पैसा नहीं होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, एक्सपेंडिचर पावर किसी के पास नहीं होगा, तो चीज़ें खरीदी नहीं जाएगी, तो खरीदी नहीं जाएगी तो अपने आप उसका भाव कम हो जाएगा। और इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है मनी सप्लाई को। और भी कई सारे स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा अंडर मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अंत में है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इसमें क्या होता है कि सपोज होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग जैसी कोई चीज़ कर रहा है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, सीबीआई वगैरह क्या करेगी, छापा मार के रेड करके इनको पकड़ेगी। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ताकि कोई ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी चीज़ें ना करे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं अंत में, इस चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले, जो आपके प्रीलिम्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ऑपोजिट ट्रेंड है इन्फ्लेशन का। इस प्रोसेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के जो भाव है वो कम होने लग जाते हैं। जब 0% से भी कम हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा डिफ्लेशन। फिर आता है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है कि बाजार में मंदी को हम बोलते हैं आम भाषा में रिसेशन, की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रहा, बिजनेस नहीं चल रहे, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, मंदी वाला पूरा टेंशन वाला माहौल है, उस चीज़ को रिसेशन बोला जाता है। और रिसेशन और भी ज़्यादा गहरा हो गया, 6 महीने बाद भी अगर कायम रहा, तो वो बन जाएगा डिप्रेशन। 1930 के अंदर डिप्रेशन पहले आ चुका है वर्ल्ड के अंदर, उसके बारे में मैं किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करके आपको बताऊंगा, जब हम लोग बिजनेस साइकिल और डेवलपमेंट वर्क देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके। फिर डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये एक मैकेनिज्म है ताकि जो इन्फ्लेशन के जरिए जो रेट बढ़े उनको कंट्रोल करने के लिए, उस मैकेनिज्म को बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। मॉडरेट तरीके से प्राइस को कंट्रोल किया जाता है विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट, इस चीज को बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। फिर आता है रिफ्लेशन। तो कुछ स्टेप्स या मेजर लिए जाते हैं रिसेशन या डिप्रेशन के दौरान, ताकि प्राइस को ग्रेजुअली बढ़ा सके और जो नॉर्मल जो चक्का है, पहिया है, वो नॉर्मल तरीके से वापस घूमना शुरू कर दे। उस प्रोसेस को रिफ्लेशन बोला जाता है। सपोज रिसेशन डिप्रेशन में सब कुछ ठप हो गया,
उसको शुरू करने का जो स्टार्टअप जिसको बोलते हैं, जो मेजर्स लेते हैं, उनको बोला जाता है रिफ्लेशन। फिर स्टैगफ्लेशन, नाम से क्या पता चलता है, स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी स्पेसिफिक और स्टैग्नेंट रहती है, इतनी अच्छे से आगे नहीं बढ़ती, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन साथ में मौजूद रहता है, यानी कि भाव बढ़े हुए रहते हैं साथ में। जिससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बुरी तरीके से हैम्पर होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, प्राइस राइज हो जाता है, इन पूरी सिनेरियो को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन, यानी कि इकोनॉमिक स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फिलिप्स कर्व की बात करते हैं तो ये A.W. फिलिप्स नामक एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बनाया। फिलिप्स कर्व ने एक रिलेशन को एस्टैब्लिश किया, एक तरफ ले लिया रेट ऑफ इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ ले लिया रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स ने बोला कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कम होगा, ऐसा फिलिप्स कर्व ने बोला। ये इन्फ्लेशन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और ये है अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं करेगा, डिमांड नहीं होगी तो भाव नहीं बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन डाउन होगा। सिमिलर तरीके से अगर क्या नाम है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लोगों के हाथ में पैसा आया, डिमांड बढ़ गई, भाव बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये कायम नहीं है, ये वाली कंडीशन जो इन्वर्सली है कायम नहीं है, ये एक शॉर्टर पीरियड के लिए इन्वर्स हो सकता है, ऐसा A.W. फिलिप्स ने बोला। फिर आता है मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन क्या होता है कि आपको लगता है महंगाई बढ़ी है और साथ साथ में आपकी इनकम भी बढ़ रही है। सपोज 10% के हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ी है, लेकिन पैरेलली आपकी इनकम भी 10% के हिसाब से बढ़ी है, तो आपको इतना असर नहीं हुआ, तो इसको बोला जाता है नो इम्पैक्ट। आपको सिर्फ दिख रहा है महंगाई बढ़ी है, लेकिन आपकी जेब में इतना हैवी लोड नहीं पड़ रहा है, इस चीज को बोला जाता है मनी इल्यूजन। क्लियर? तो आई होप सो आप आज के इस चैप्टर के अंदर इन्फ्लेशन को लेकर सारी बातें समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो आपको या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो ईमेल करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।